हेलो दोस्तों, जब मार्केट में मंदी आती है तो लोगों को बहुत सा नुकसान होता है। जैसे साल 2000 में .com बबल से आई मंदी के कारण कई ट्रिलियन डॉलर का घाटा हुआ। इसी तरह 2008 के हाउसिंग बबल में भी बहुत से लोग बर्बाद हो गए। इस बात को समझने ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कि फाइनेंशियल बबल कितने खतरनाक हो सकते हैं और वे भी कितनी ही लाइफ बर्बाद करते हैं। दोस्तों, ये सब आखिर क्यों होता है और ये क्यों होता ही रहता है? हम सबक क्यों नहीं सीखते? यहाँ एक सिंपल आंसर ये है कि लोग लालची होते हैं और लालच इंसान के नेचर की कभी न खत्म होने वाली आदत है। ये सच हो सकता है और ज्यादातर लोगों के लिए ये ठीक ठाक आंसर है, लेकिन जैसे कि पहले के वीडियो में हमने बात भी की थी कि पैसे के मामले में कोई भी बेवकूफ नहीं है। लोग ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो, और वे अक्सर नॉलेज और लॉजिक के एब्सेंस में करते हैं। लेकिन जिस टाइम खराब फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं तब वे उनके लिए मायने रखते हैं। बबल या मंदी का ब्लेम लालच पर मरने और वहीं रुक जाने से हम ये सबक सीखने से चूक जाते हैं कि पीछे देखने में जो डिसीजंस लालची नजर आते हैं वो उन्हें क्यों और कैसे लॉजिकल ठहराते हैं। बबल या मंदी से सीख लेना कठिन इसलिए भी है क्योंकि वे कैंसर की तरह नहीं होते, जहाँ बायोप्सी टेस्ट में हमें साफ पता चल जाए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के उत्थान और पतन की तरह ज्यादा होते हैं, जहाँ पास के डिसीजंस के रिजल्ट तो साफ होता है लेकिन कारण और ब्लेम पर कभी सहमति नहीं होती। दोस्तों, आज की दुनिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए कंपटीशन बहुत है और हर किसी को हर टाइम पर कोई न कोई एसेट्स हासिल करनी है, जिसका मतलब ये है कि बबल की संभावना हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोच रहा कि वो ज्यादा कीमत पर खरीद रहा है। लोग पुराने एक्सपीरियंस से सीखने के बजाय सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, शायद ही हम कभी पूरी तरह से क्लियर कर पाएंगे कि बबल आखिर क्यों होते हैं। ये ठीक ये पूछने जैसा है कि युद्ध या लड़ाई क्यों होती है। इसके लगभग हमेशा ही कई कारण होते हैं, उनमें से कई हम कभी नहीं समझ पाते। ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है जिसका सरल आंसर नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में नुकसान और बबल का सबसे बड़ा कारण होता है इन्वेस्टर अक्सर बिना सोचे समझे दूसरे इन्वेस्टर की नकल करते हैं और उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे होते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन जिसने बेहिसाब नुकसान किया है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वेस्टर्स नकल करते टाइम ये नहीं देखते कि उनका गोल और टाइम पीरियड क्या है, बस उन्हें एसेट्स खरीदने से मतलब होता है। जैसे अपने आप से पूछिए, आज आपको रिलायंस के स्टॉक के लिए कितना प्राइस चुकाना चाहिए? आंसर इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि 30 साल बाद जब आप रिटायर हो तब आप रिलायंस का शेयर सेल कर सके, तो दोस्तों सही प्राइस जानने के लिए अगले 30 साल तक रिलायंस के बिजनेस, कैश, इनकम, अर्निंग का डीप एनालिसिस करना होगा। वहीं क्या आप 10 साल में शेयर बेचने की सोच रहे हैं, तो सही प्राइस जानने के लिए अगले दशक में रिलायंस के बिजनेस की कैपेसिटी को एनालाइज करना होगा और साथ ही इसका भी कि रिलायंस का मैनेजमेंट इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा भी सकता है या फिर नहीं। इसी तरह क्या आप 1 साल के अंदर ही बेचने का सोच रहे हैं, तो फिर रिलायंस की करंट प्रोडक्ट सेल्स साइकिल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जानने के लिए कि बेयर मार्केट होगा कि नहीं। और क्या आप डे ट्रेडर हैं और आप इंट्राडे करते हैं, तो फेयर प्राइस क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि सिर्फ आज के दिन 3:30 तक जो होगा, आप बस उसमें कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी प्राइस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, जब इन्वेस्टर्स के गोल और टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं तो एक प्राइस एक इन्वेस्टर को मूर्खतापूर्ण लगती है, वहीं किसी दूसरे के लिए मीनिंगफुल हो सकती है, क्योंकि जिन एस्पेक्ट पर वे इन्वेस्टर ध्यान देते हैं वे अलग होते हैं। जैसे 1990 के .com बबल को ही ले लीजिए। लोग 1999 में याहू के स्टॉक की प्राइस को देखकर कह सकते थे कि वो पागलपन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखकर उस प्राइस का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स जिनके पास 1999 में याहू का स्टॉक था, उनका टाइम पीरियड इतना छोटा था कि उनके लिए ये एक ज्यादा प्राइस चुकाना मीनिंगफुल था। एक डे ट्रेडर जिसे इंट्राडे करना है, उसे इस स्टॉक की ज्यादा या कम प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक शेयर की कीमत $5 रही हो या फिर $500, जब तक वो उस दिन सही दिशा में जाए। और ऐसा हुआ भी, कई सालों तक हुआ। शेयर मार्केट का एक अनडिस्प्यूटेड रूल ये है कि जब शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये शेयर हमेशा ऊपर ही जाएगा। वहीं जब शेयर की प्राइस गिरने लगती है तो उन्हें लगता है कि अब शायद ही कभी ये ऊपर की तरफ आएगा। इसलिए इंट्राडे करने वालों को केवल एक ही दिन की उम्मीद करनी होती है। साथ ही इंट्राडे में रोमांचक भी होता है।
दोस्तों 1949 से 50 में जब अमेरिकी स्टॉक मार्केट की शुरुआती टाइम था तो बियर मार्केट और बुल मार्केट साइकिल से फायदा उठाने के लिए बहुत से मेथड्स डेवलप किए गए, जिन्हें फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट प्लान से जाना गया। इस तरह की प्लान में जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता तो इन्वेस्टर्स के स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाते हैं, और इस तरह से जब मार्केट बहुत ज्यादा हाई पर होता है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के सभी शेयर सेल हो गए हैं। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स के पास बहुत कम स्टॉक बचे। इस तरह के तरीकों के साथ साउंड लॉजिक ये था कि ये आपको नुकसान से बचाता है, लेकिन मार्केट में आप ये कैसे जान सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा? जैसे कि अमेरिकी शेयर मार्केट में 1954 के लास्ट मंथ तक ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने अपने सारे स्टॉक बेच दिए क्योंकि उन्हें लग गया था कि मार्केट बहुत ओवर प्राइस्ड है। लेकिन 1954 के बाद मार्केट ने 52.6% का रिटर्न दिया, जो अमेरिकी शेयर मार्केट में सेकंड हाईएस्ट ईयरली रिटर्न था। अगले 5 साल तक जब मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता रहा, अब वो सभी साइडलाइन हो गए जिन्होंने अपने स्टॉक बेच दिए थे। दोस्तों, इस तरह के फॉर्मूला ने बहुत कम अपॉर्चुनिटी दी स्टॉक को फिर से अच्छी कीमत पर खरीदने की। तो दोस्तों, आपको लगता है कि मार्केट में आप बहुत सारा पैसा किसी ऐसे फॉर्मूले से बना लेंगे जो कि बहुत आसान और सरल लगता है और जिसे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं? तो फिलोसोफर बारूक स्पिनोजा के इस लाइन को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। ऑल थिंग्स एक्सीलेंट आर एज डिफिकल्ट एज दे आर रेयर, यानी जो चीजें सर्वोत्तम होती हैं उन्हें हासिल करना उतना ही मुश्किल होता है और वे मिलने में रेयर भी होती हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो में टाइम के साथ फ्लक्चुएशन की उम्मीद रखनी ही चाहिए। एक सीरियस इन्वेस्टर ये बात अच्छी तरह से समझता है कि डे टू डे और यहाँ तक मंथ टू मंथ फ्लक्चुएशन से भी स्टॉक मार्केट में कोई अमीर या गरीब नहीं बन सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डे टू डे लाइफ में शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से प्रॉफिट और लॉस से ही शेयर को बेच या खरीद लेते हैं। उनकी हालत हमेशा वैसी ही बनी रहती है जैसे शेयर मार्केट में आने से पहले थी। लेकिन दोस्तों, जब फ्लक्चुएशन लॉन्गर टाइम के लिए और प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आए, तब क्या? मार्केट में जब एक बड़ी बढ़त आती है और आपकी खरीद शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन साथ में वो विवेकपूर्ण चिंता का कारण भी है। आपके शेयर बढ़त में हैं और ये अच्छी बात है। अब आप पहले से ज्यादा अमीर हैं, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपको बेचने के बारे में सोचना चाहिए, या आपको इसलिए खुद पर गुस्सा आना चाहिए कि जब कीमत कम थी तो और ज्यादा शेयर क्यों नहीं खरीदे? और सबसे बुरा विचार, आप बुल मार्केट में और ज्यादा इन्वेस्ट करें। ओवर कॉन्फिडेंस और लालच से ज्यादातर लोग बच नहीं पाते हैं और हम सभी भी इसी का हिस्सा हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को भीड़ का हिस्सा बनने से बचने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। फाइनेंशियल फायदे या नुकसान की कैलकुलेशन हमारे इंटेलिजेंस से ज्यादा ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहाँ पर आपको ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए से भी कम मिलेगी। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती हैं कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।